है करके सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए सोने का रासायनिक नाम क्या है, तो साथियों AU आपको ध्यान रखना है, ये सोने का यानी कि गोल्ड का रासायनिक नाम है। बिजली की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए बिजली की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा ही साथियों बिजली की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई जूल है, न्यूटन है, नहीं साथियों दाब की इकाई क्या है, पास्कल जो है ना ये दाब की इकाई है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शून्य केल्विन को क्या कहा जाता है, तो शून्य केल्विन को प्रसरण बिंदु नहीं कहते हैं बल्कि परिपूर्ण शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं शून्य केल्विन को साथियों, परिपूर्ण शून्य कहा जाता है। हर्ट्ज किसकी इकाई है, बल की है साथियों, नहीं आवृत्ति की है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो आवृत्ति की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई साथियों क्या है आपसे पूछी जा रही है, मैं कहूंगा एम्पियर की अगर हम बात करें तो यही तो विद्युत धारा की इकाई है। उसके बाद देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, ये साथियों प्रकाश की गति है, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, वायु में, जल में, नहीं साथियों सबसे ज्यादा अगर ध्वनि का वेग होता है तो वो लोहे में होता है, यानी कि ठोस चीज में होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, मुझे बताइए सवाल का। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा जो है ना साथियों ये आपकी नवीनीकरणीय ऊर्जा है। कैसी नवीनीकरणीय ऊर्जा है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपसे पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है ओम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये साथियों विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है, तो इनका नाम गैलीलियो है और गैलीलियो को ही फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। लेजर का उपयोग कहां किया जाता है, कटाई में क्या करते हैं साथियों, शल्य चिकित्सा में करते हैं, प्रिंटर में करते हैं, इन सभी कामों में करते हैं। मैं कहूंगा इन सभी कामों में साथियों लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, एसिड का स्वाद कैसा होता है, तो एसिड का स्वाद मीठा तो नहीं होता है साथियों, खट्टा होता है, तो खट्टा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अगर द्रव से गैस बन रही है तो उसको तो वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, वाष्पीकरण उसको कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो बारूद में पता क्या पाया जाता है साथियों, पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बारूद में साथियों, पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, क्या अग्निशमन में किया जाता है या रोग उपचार में, धातु पिघलाने में, बिजली बनाने में, कहूंगा अग्निशमन के रूप में भी साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि चीनी का रासायनिक सूत्र आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, तो फटाफट साथियों आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए देखिए साथियों यहां पर इसको सही तरीके से अगर हम लिखें तो C12 H22 और O11 ऐसे करके ये आंसर होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए होगा। हाइड्रोजन का आणविक सूत्र साथियों अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का आणविक सूत्र तो H2 होता है हाइड्रोजन का आणविक सूत्र, आंसर आपका बी होगा। पौधे में हरे रंग का कारण क्या होता है, तो ये साथियों क्लोरोफिल की वजह से पौधों का जो हरा रंग होता है ये एक तरीके से कहीं ना कहीं क्लोरोफिल की वजह से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस, तो आपको ध्यान रखना है स्कर्वी नामक जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी साथियों कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर होती है, लेकिन फीमर कहां पर होती है एक बार कमेंट करके मुझे आप लोग बता दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए साथियों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, आइंस्टाइन या पाश्चर, मैं कहूंगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला देखिए पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहे हैं कि 11वें आवर ओशन कांग्रेस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है, तो 15 देशों ने साथियों मोम्बासा घोषणा को अपनाया है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद अगला सवाल है CBN@361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा, तो इसको साथियों शाकामुरी श्रीनिवास प्रसाद ने लिखा। सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है इस पुस्तक का नाम। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को GI टैग मिला है, तो पता साथियों अगर हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के जसदान पटारी संदूक को GI टैग दिया गया। आंसर आपका सी होगा। कहाँ नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो आपका जवाब जो होगा साथियों वो पदुचेरी हो जाएगा, यानी कि नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन पदुचेरी में किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे हैं पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो बताइए साथियों किस राज्य में किया गया है, मैं कहूंगा मेघालय में किया गया है। बिल्कुल सही साथियों, सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन जो है वो मेघालय में ही किया गया है। 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा,
तो कहां पर आयोजित किया जाएगा साथियों? अपने देश भारत में ही मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है बताइए? तो भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहीं और नहीं बल्कि नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। बेंगलुरु में स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो साथियों 130वें नंबर का बन गया है। कौन से नंबर का? 130वें नंबर का बन गया है। इनके बेंगलुरु में स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ये भारत का 130वें नंबर का यूनिकॉर्न बन चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसमें शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश साथियों कौन सा बना है? तो वो देश का नाम है साथियों उज्बेकिस्तान, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन चुका है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है स्थापित। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहां उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोन परियोजना के लिए 300 करोड़ मंजूर किए हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आपका जवाब यहां पर हो जाएगा नागपुर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ मंजूर किया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है बताइए? तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो जयपुर आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में जयपुर शहर को 18वां स्थान मिला है। अगला देखिए, रॉबर्ट एफ थुरमन का निधन हुआ है, वो साथियों कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वो एक लेखक थे, है ना। रॉबर्ट एफ थुरमन का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में चौथी साइबर वार्ता आयोजित की है? तो साथियों आपका जवाब यहाँ पर नीदरलैंड हो जाएगा, क्योंकि भारत और नीदरलैंड देश ने नई दिल्ली में चौथी साइबर वार्ता आयोजित की है। राइट आंसर आपका सी है। किस देश में सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन किया जाएगा वो फ्रांस देश में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि फ्रांस देश में सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है ना। 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी साथियों कौन सी बनी है? तो बताने की कोशिश कीजिए। मैं कहूंगा जियो कंपनी बनी है। तो जियो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन साथियों कौन बने हैं? तो मैं कहूंगा राहुल वर्थ इनका नाम है, और राहुल वर्थ ही सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। यहाँ पर ऑयल को 27 लिखा जाता है, यहाँ पर क्रीम को 125 लिखा जाता है, और पाउडर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 198, 169, 216 या 225 बताइए। देखिए ओ होता है 15 पर, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 15 कितना हो जाएगा साथियों? 36 हो जाएगा। ये तो साथियों 27 है ना। अच्छा इसको देखते हैं, जैसे कि ये सी 3 पर होता है, आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। 13 और 1 14 और 5 19, 19 ये आपका 22 हो गया। 22 और 18 40 हो जाएगा साथियों, है ना। तो यहाँ पर 125 है। चलिए हम 36 से 27 बना सकते हैं कैसे ना कैसे करके, लेकिन हम 40 से 125 कैसे बनाएंगे? यानी कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे, ये सारे कॉन्सेप्ट एक तरीके से फेल हो गए हैं। तो दूसरा हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना हो। देखिए ऐसा तो नहीं साथियों, जैसे कि ये आपका 3 है, 3 लेटर ही तो है, 1 2 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है साथियों? 27 होता है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 ये 5 लेटर हैं, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। देखिए 125 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 लिखा हुआ है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 लिखा हुआ है। तो अगर 216 ऑप्शन में कहीं है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। तो मैं देख पा रहा हूँ साथियों ये तो हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी में मिल चुका है, यानी कि इसमें यही लॉजिक लगेगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो। कह रहे कि यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र सोनिका का पिता है, तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध? यानी कि मेरी बहन क्या कहेंगी सोनिका के दादा को। देखिए मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र कौन होगा? भाई साहब मेरे जीजा जी होंगे, है ना।
कौन होंगे साथियों? जीजा जी होंगे। मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र मेरे जीजा जी होंगे। तो मेरे जीजा जी जो है ना साथियों, ये सोनिका के पिता हैं, यानी कि सोनिका मेरी कौन होगी? सोनिका मेरी भांजी हो गई। ठीक है, कह रहे कि तो सोनिका के दादा यानी कि जो मेरी भांजी है, यानी कि जो मेरी बहन के ससुर जी हैं, तो वो मेरी बहन से, मेरी बहन उनको क्या कहेगी? सोनिका के दादा को? अरे भाई ससुर जी कहेगी, तो ससुर जी कहेगी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्शन वाला सवाल है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर दाएं कहा जाए तो आपको सीधे हाथ पर मुड़ना होता है, अगर बाएं आपसे कहा जाए तो आपको साथियों उल्टे हाथ पर मुड़ना होता है। ये चीजें आपको क्लियर है? देखिए अनमोल उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है भैया, अनमोल की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें उत्तर दिशा, मान लीजिए वो यहाँ पर है, यहाँ तक जाता है 20 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर यानी कि सीधे हाथ पर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर वो दाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब साथियों वो कहीं यहाँ पर आ चुका है। अनमोल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है भाई साहब? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तथा किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक स्थान की अगर बात करें तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? अगर यहाँ से देखा जाए तो वो उत्तर में है, तो उत्तर और 10 किलोमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक पासा 4 बार फेंका गया है और उसकी 4 भिन्न आकृतियां नीचे दी गई हैं। दो दिखाने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या क्या होगी? 2 कहां पर है? 2 यहाँ पर, यानी कि 2 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसके नीचे 2। अब देखिए 2 अगर यहाँ पर है तो 2 का विपरीत 3 नहीं बन सकता, 4 नहीं बन सकता, तो ये 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता आंसर। 2 यहाँ पर है तो 2 का विपरीत 1 और 3 भी नहीं हो सकता। 2 अगर यहाँ पर है साथियों तो 2 का विपरीत 6 और 4 भी नहीं हो सकता, तो 6 भी कट जाएगा, बचा सिर्फ और सिर्फ 5। तो मैं कहूंगा 2 दिखाने वाले फलक के सामने फलक पर संख्या कौन सी है? 5 संख्या होगी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 8 सहेलियां हैं, मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी और रानी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठी हो। कह रहे हैं कि मोनिका, अब सवाल यहां से स्टार्ट होता है, मोनिका काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 8 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर ये जगह हो गई 8, है ना। मोनिका काजल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी, काजल श्वेता के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हैं। काजल काजल यहाँ पर कॉमन मिल रही, तो यही वाली लाइन से स्टार्ट कर लीजिए। काजल के दाईं और दूसरे स्थान पर मोनिका है, काजल को आप कहीं पर ही बैठा दीजिए। मान लीजिए काजल को अगर हमने यहाँ पर बैठाला तो काजल के दाईं और दूसरे स्थान पर मोनिका है, यानी कि मोनिका यहाँ पर बैठ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि काजल जो है ना श्वेता के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। श्वेता के दाईं और तीसरे स्थान पर साथियों काजल बैठी है, तो श्वेता कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठेंगी, तभी तो श्वेता के दाईं और तीसरे स्थान पर काजल बैठ पाएंगी। ठीक है, यानी कि पायल श्वेता के ठीक बाईं ओर बैठी है, श्वेता के ठीक बाईं और कौन बैठी है? पायल बैठी है, यानी कि यहाँ पर पायल जी बैठ जाएंगी। यानी कि श्वेता आरती के बाईं और दूसरे स्थान पर है। श्वेता जो है ना, श्वेता ये आरती के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि आरती फिर यहाँ पर बैठेंगी, तभी तो आरती के बाईं और दूसरे स्थान पर श्वेता बैठ पाएंगे। कह रहे श्वेता के दाईं और चौथे स्थान पर लक्ष्मी, श्वेता के दाईं और चौथे स्थान पर लक्ष्मी, यानी कि 1 2 3 4, तो लक्ष्मी जो है ना वो यहाँ पर बैठेंगी। यानी कि मानसी, श्वेता और आरती दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तो श्वेता और आरती, श्वेता और आरती इनकी पड़ोसन कौन है साथियों? यहाँ पर अगर बात करते हैं मानसी, यानी कि मानसी यहाँ पर बैठ जाएंगी। सवाल में पूछा जा रहा है कि मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर तो काजल है, तो काजल आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 5वां, यानी कि अगर इधर से काउंट करते हैं तो राकेश की पोजीशन कितनी आ जाती है? 25वीं आ जाती है। तथा योगेश दाएं ओर से 58वां, यानी कि अगर योगेश की अगर हम बात करते हैं, अगर योगेश को इधर से काउंट करते हैं दाएं तरफ से, तो ये 98वें स्थान पर है। यानी कि इनके बीच 8 व्यक्ति हैं, इनके बीच 8 व्यक्ति और हैं। पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है, तो सबको काउंट कर लीजिए। किसको साथ? 25 को, 8 को और 18 को। देख लीजिए कितना साथ हो जाएगा ये। 8 8 16, 16 और 5 21 हासिल कर लगा 2 3 4 5, यानी कि 51 उस पंक्ति में लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, तो आंसर आपका 51 वाला होगा। 51 आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां हैं, अंजलि, बीना, चिंटू, दीक्षा, श्रुति की आयु अलग अलग है। अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। ठीक है भैया, श्रुति दीक्षा से छोटी है, तो श्रुति जो है ना वो दीक्षा से छोटी है। ठीक है, तो दीक्षा से छोटी कौन है साथियों? दीक्षा से छोटी यहाँ पर श्रुति है, और यानी कि अंजलि केवल दीक्षा और श्रुति से छोटी है। अच्छा भैया, अंजलि जो है ना दीक्षा और श्रुति से छोटी है, यानी कि अंजलि कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि अंजलि और किसी से छोटी नहीं है, सिर्फ दीक्षा और श्रुति से छोटी है। बाकी सबसे अंजलि बड़ी है, यानी कि और जो लोग, जो 2 लोग आएंगे वो यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद कहने के श्रुति हो गया ये, तो चिंटू सबसे छोटी, यानी कि चिंटू जो है वो यहाँ पर हो जाएंगी। उसके बाद समूह में चौथी सबसे बड़ी कौन है? देखिए
सिंपल सी बात है, 5 लड़कियां थी, 5 में से 4 आप बैठा चुके हो, बीना बची हैं, तो बीना बची हैं, बीना यहाँ पर आ जाएंगी। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है चौथी सबसे बड़ी कौन है, चौथी सबसे बड़ी बीना है, तो बीना आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि राजस्थान का संबंध जयपुर से है, तो मेघालय का संबंध किससे होगा। देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर और मेघालय की राजधानी क्या है साथियों, शिलोंग है, तो शिलोंग आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए स्तनधारी का संबंध मनुष्य से है, तो सरीसृप का संबंध किससे होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जो मनुष्य होता है ना साथियों, ये स्तनधारी वर्ग में आता है, और छिपकली की अगर बात करें तो ये सरीसृप वर्ग में आती है, तो छिपकली आपका जवाब होगा। छिपकली सरीसृप वर्ग में ही आती है, चूहा नहीं आता, वेल नहीं आता, तितली नहीं आती। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर एक नंबर सीरीज आपको दे रखी है, कह रही कि कौन सा नंबर इस श्रेणी से संबंधित नहीं। देखिए 4 है, 7 है, उसके बाद यहाँ पर 13 है, उसके बाद 26 आ गया है, और उसके बाद 49 है, और उसके बाद 97 है। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 4 से 7 पर अगर हम लोग गए तो साथियों यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर साथियों कितना बड़ा है। अच्छा देखिए ये 26 से एकदम से 49 हो गया, और फिर 49 से 97 हो गया। तो कभी भी अगर गैप बहुत ज्यादा हो, एकदम से नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, तो वहां पर हमेशा साथियों गुणा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर प्लस नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हम देखिए 7 से 13 पर जाएं तो 7 दूना 14 होता है, और 1 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 की गुणा 2 से करके 4 दूना 8, और 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ रहा है ना, लेकिन रूल क्या है, 1 घटाना भी है। तो मेरे हिसाब से 13 दूना 26, 1 घटेगा 25 आएगा। तो यहाँ पर 26 नहीं बल्कि 25 आना चाहिए। अब 25 का डबल करिए, 25 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे और 1 घटाएंगे, देखिए 49 ही आता है, और 49 की गुणा 2 से करते हैं और 1 घटाते हैं तो 97 ही आता है। यानी कि यहाँ पर 26 जो है वो श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो 26 आपके सवाल का जवाब होगा। राइट आंसर आपका सी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर के 5 4 7 8 और 6 4 है, 6 10 8 18 7 6 है, और 12 8 9 3, तो 8 और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, बस ये बात साथों आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछी जा रही है। एक काम करिए साथों, आप क्या करिए, आप इनको 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 प्लस करिए, तो 7 8 15, 15 4 15 5 20, और 4 24, कितना आ गया साथियों, 24 आ गया। अब अगर इन दोनों नंबर की हम गुणा कराते हैं 6 चौक, तब भी साथियों 24 आता है। समझ गए बात को। तो 10 8 18 है ना, 10 8 18, और 6 आपका कितना हो जाएगा 24, 24 और 18 आपका कितना हो जाएगा साथियों 34, 42 हो जाएगा। अच्छा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी गुणा कराइए, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, देखिए 42 आ गया। तो समझ गया साथियों, अब इसको बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और ये आपका कितना हो जाएगा 34 बोले तो 32, यानी कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो कुल मिला के 8 में किस नंबर की गुणा कराएं कि 32 आ जाए, 8 चौक 32 होते हैं, तो यहाँ पर 4 आएगा, और 4 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। समझ गए साथियों, सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 2 संख्याएं हैं 14 हैं और 18, इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आसान सी बात है, अगर हम सबसे पहले आन के इनके महत्तम समापवर्तक निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे साथियों, 14 और 18 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18। अब यहीं पर हम रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 7 रखना पड़ेगा, और फिर 9 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 रखना पड़ेगा। तो जब तक तो हम कैलकुलेट करते जाते हैं, जब तक एक सिंगल नंबर इन दोनों नंबर को कैलकुलेट करेगा, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। यानी कि महत्तम समावर्तक जो निकला है वो 2 निकला है। अब लघुत्तम समावर्तक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो भी साथों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कितना है 14 है और 18 है, 14 है और कितना है 18। देखिए 2 से करते 2 सत्ते 14, 2 नीम 18 है ना। अब यहाँ पर 3 से कट करेंगे साथियों, 7 तो नहीं कट होगा, 3 3 9, एक बार 3 से कट करेंगे फिर 7 से कट करेंगे, तो कितना हो गया 3 3 9 है ना, 9 दूना 18, और 18 सत्ते की अगर हम बात करते हैं साथियों 7 8 56, यानी कि 126 आ जाएगा। तो कुल मिला के लघुत्तम समावर्तक कितना निकला 126 निकला। अच्छा दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों 2 का ये 2 है और 126 इसका अनुपात अगर आप निकालेंगे तो कितना निकल आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग और 2 तिया, यानी 1:63 निकल कर आ जाएगा। 1:63 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं साथियों अगला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल में आखिर क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहे कि ये जो नंबर है ना साथियों, इनका आपको आंकड़ों का माध्य निकालना है। क्या हो सकता है साथियों इनका माध्य, फटाफट एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए तो इनका माध्य आप कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स हैं इन सबका योगफल करा दो, और टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 से भाग करा दो। सबसे पहले इनको आप जोड़ने का काम करिए। देखिए 3 2 और 1 3, 3 और 9 12,
12 और सातों ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 और ये 6 33 हो जाएगा, 33 और 38 हो जाएगा, 38 42 हो जाएगा, 42 45 हो जाएगा। यानी कि 45 का लगेगा 5 और हासिल का लगेगा 4, 4 3 7, 7 10, 10 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो कुल मिला के तो 275 आ गया। 10 नंबर है टोटल, 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो 27.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इन सारे नंबर का जो माध्य निकलेगा वो 27.5 निकलेगा, और 27.5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए अकेला एक कार को 10 दिन में करता है और बी अकेला उसी कार को 20 दिन में करता है। ए अकेला अगर करता है तो 10 दिन लगते हैं, बी अकेला अगर उसको करता है तो 20 दिन लगते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, अच्छा ए और बी दोनों मिलकर कुल कार का आधा अगर करते हैं तो कितने दिन में वो पूरा हो जाएगा। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 10 से भी कटे और 20 से भी कटे, तो 20 नंबर ले लें। 10 दूना 20 और 20 एकम 20, यानी कि ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में साथियों 1 कार्य करता है। यानी कि अगर इनकी बात करते हैं तो ये दोनों मिलकर डेली 3 काम करते हैं। कुल कार्य कितना है, 20 कुल कार्य कह रही, लेकिन कुल कार्य का आधा कितना होगा, कुल कार्य का आधा 10 कार्य होगा। तो आधा कार्य अगर 10 है और डेली ये दोनों 3 काम करते हैं तो कितने दिन में हो पाएगा भाई साहब, 10/3 दिन लगेंगे, है ना। तो कुल मिला के 3.5 लगभग हम लोग कह सकते हैं दिन लगेंगे, या 3.33 करके कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, तो इसी टाइप का आंसर मुझे बताना होगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहा जा रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 लोग बताए गए हैं साथियों आपको, 2 लोग, एक तो पी है और एक क्यू है। पी जो है ना ये साथियों 28,000 रुपए, ठीक है भाई साहब, और क्यू की अगर बात करते हैं साथियों ये 42,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करता है। पी 8 महीने के लिए, तो 8 से गुणा कर देंगे, पी 8 महीने के लिए निवेश करता है। और क्यू की अगर बात करते हैं तो ये 1 साल, यानी कि इसको 12 महीने हम लोग रख लेते हैं, 12 महीने के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल मिला के 21,125 का लाभ होता है तो पी का हिस्सा साथियों कितना हो सकता है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट करें क्योंकि इसको हमें छोटा बनाना है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है ना। और कट हो सकता है साथ, तो इसको भी कट करा लीजिए आप लोग, 2 चौक और 2 छंग, अब इनकी गुणा करा लीजिए साथियों, और भी तो कट हो जाएगा, है ना, ये कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा साथियों, अगर हम बात करते हैं पी और क्यू जो आएगा वो 14 दूना आपका यहाँ पर 28 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 कम नहीं 3 दूना 6। यानी कि अब ये पता क्या है साथियों, ये कहीं ना कहीं इन्होंने इतना निवेश किया है। अगर पी ने 28 रुपए लगाए हैं तो क्यू ने 63 रुपए लगाए हैं, और यहाँ पर टोटल लाभ दे रखा है। तो मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 2 बंदे जिस हिसाब से निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसी हिसाब से उनको लाभ मिलता है। अगर पी ने 28 लगाए हैं और क्यू ने 63 लगाए हैं तो पी को लाभ भी 28 मिलेगा, क्यू को लाभ भी 63 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाभ का अनुपात हो जाएगा, समझ गए। और कट हो सकता है साथियों, हाँ हो सकता है, 7 चौक 28, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, समझ गया साथियों बात को। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों पी का हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है 4 का मतलब कितना है, टोटल लाभ कितना है, 21,125 है। 4 यहाँ पर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, दोनों को साथियों क्या यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 9 4 13 यहाँ पर आ जाएगा। 13 से क्या ये कटेगा, एक बार देखिए, 13 एकम 13, तो 13 एकम 13 यहाँ पर आ जाएगा, समझ गया साथियों बात को। तो जैसा जैसा सातु करते जाएं वैसे वैसे यहाँ पर जो है वो आप क्या करते जाएंगे, वो इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। देखिए तो 13 एकम 13, अब यहाँ से कितना बचेगा साथियों, बताइए कितना बचेगा, तो ये 7 हो जाएगा, है ना, ये 21 है तो 8, ये आपका 81 हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, तो 13 छंग कितना हो जाएगा साथियों, 78 हो जाएगा। ये 81 है, अब कितना बचा है मुझे बताइए, 78, 3 बचा है तो ये अब आपका 32 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 दूना आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो ये आपका कितना पूरा पूरा बचेगा, 6 बच जाएगा, है ना, 6 बच जाएगा तो ये पूरा पूरा 65 आपका हो जाएगा। तो 13 पंजे आपका कितना हो जाएगा सातु, 65 हो जाएगा, समझ गए बात को। अब आपको साथियों 4 की गुणा 1625 से कर देने और यही आपका पी का हिस्सा हो जाएगा। तो 1625 की गुणा सातों यहाँ पर हम लोग 4 से कर देते हैं। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 10 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 1 आपका 25 हो जाएगा, 4 कम 4 6, यानी कि 6500 जो निकलेगा वो पी का हिस्सा निकलेगा। तो इसी प्रकार साथियों क्या हम यहाँ पर क्यू का हिस्सा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल साथियों। पी 4 था तो आपने 4 लिखा, क्यू कितना है, क्यू 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्यू का हिस्सा आ जाएगा। खैर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि 4 संख्याएं 3:1:7:5 के अनुपात में है, यदि इन 4 संख्याओं का योग 336 है तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योगफल क्या होगा। पहली संख्या है 3x और चौथी संख्या है 5x, इनका योग कितना निकलेगा, 8x निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको 8x का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले साथों आपको x का मान निकालना होगा। x का मान कैसे निकालेंगे ये चलिए समझते हैं। देखिए
यहाँ पर कहा गया है इसको अगर हम 3x 1x 7x 5x मान ले और इन सब का योग कहा गया है 336 है, तो 3x, ठीक है भाई साहब, 3x और 1x और 7x और 5x इन सब का योगफल कितना है 336, ऐसा सवाल में कहा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है देखिए 3x 4x हो जाएगा, या आपका 7x हो जाएगा, 11x हो जाएगा, है ना, और 11×5 16x हो जाएगा। तो 16x बराबर कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। x बराबर 336/16 आ जाएगा। क्या ये 16 से कटेगा? 2 अट्ठे 2 एकम 2 छंग 2 अट्ठे, ठीक है, 8 दूना 16 8 एकम 8, यानी कि x बराबर कितना आ चुका है, x बराबर यहाँ पर 21 आ चुका है। तो मैंने कहा था कि पहली संख्या और चौथी संख्या का योगफल कितना निकलेगा, 8x निकलेगा। तो 8x का मान बताइए, यानी कि 8x बोले तो 21 x बराबर 21 है, यानी कि 21 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 8 दूना 16 168 हो जाएगा। और 168 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।